Hello dear viewers, myself Nasir and you're watching Mr. Zalis YouTube channel. Hope so you all will be fine. आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे किडनी स्टोन्स जिसको हम गुर्दे की पथरी कहते हैं और उसका तरीका इलाज, उसके ट्रीटमेंट्स। अब किडनी स्टोन्स कैसे होते हैं कि जब बहुत सारे साल्ट्स के क्रिस्टल्स जमा होते हैं हमारी किडनी में, क्योंकि किडनी का काम क्या है पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि किडनी जो है वो ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन करती है। किडनी के 3 फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सिलेक्टिव रिजॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूबुलर एक्सक्रीशन कि जो वेस्ट ब्लड से सेपरेट किए हैं उनको ट्यूब्स के जरिए बॉडी से आउटसाइड रिमूव करना है। तो किडनी स्टोन्स क्या हो गया? एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स। अब ये साल्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट और अमोनियम फॉस्फेट हो सकता है, उसके साथ साथ यूरिक एसिड भी जो है वो एक्यूमुलेट हो सकता है। तो अब इनके सोर्सेज क्या क्या हैं? ज्यादातर जो क्रिस्टल्स हैं वो निकलते हैं लीफी वेजिटेबल्स से। जो वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं उनके पास ज्यादा जो क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होते हैं किडनी के अंदर। उसके बाद दूसरा बड़ा सोर्स जो हमारे पास किडनी स्टोन्स का है वो है टोमेटो। टमाटर खाने से भी उसके अंदर भी क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, वो भी एक्यूमुलेट होके किडनी स्टोन्स काज करते हैं। उसके बाद इनकी अगर हम बात करें लोकेशन की, किडनी स्टोन्स कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं? सबसे पहला जो सोर्स है वो किडनी ही है। दूसरा सोर्स क्या है कि हो सकता है किडनी से ट्रेवल करते हुए यूरेटर के अंदर आ जाए किडनी स्टोन्स। तीसरा सोर्स क्या हो सकता है कि यूरेटर से ट्रेवल करते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाए। अब जब ये इस यूरिनरी पाथवे में आ जाते हैं ना किडनी स्टोन्स, तो वहां से यूरिन निकल नहीं पाता। जब यूरिन नहीं निकलता तो पीछे से प्रेशर लगाता है, वो प्रेशर की वजह से जो नालियां वो सूज जाती हैं यूरिनरी सिस्टम की। इस वजह से बहुत ज्यादा जो पेन होता है किडनी स्टोन्स के पेशेंट्स को। अब अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें कि किस तरह हम जो है किडनी स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं, सबसे पहला मेथड जो है वो है हमारे पास बाय यूजिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। ज्यादा से ज्यादा जब पानी पिएंगे तो आपको यूरिन भी ज्यादा आएगा। जब यूरिन ज्यादा आएगा तो छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, तो वो तो बह जाएंगे यूरिन के साथ। अगर फिर भी नहीं बह रहे तो उसके बाद हम क्या करते हैं, लिथोट्रिप्सी का जो प्रोसीजर है वो अपनाते हैं। लिथोट्रिप्सी में हम क्या करते हैं कि नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि नॉन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स में क्या फर्क है, या क्यों नहीं करते हम इलेक्ट्रिकल शॉक वेव यूज? अब जो इंसान है या कोई भी जानवर है उसकी बॉडी भी चार्ज होती है अप टू द सम एक्सटेंट, क्योंकि हम में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स इन एक्चुअल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव इसलिए बम्बार्ड करते हैं, न्यूट्रल वेव्स को यूज करते हैं, जैसे कि हमारे पास लेजर हो गया या गैमा रेज वगैरह हो गई, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर जाके ज्यादा ये भी कैंसर कॉज कर सकती हैं। अगर टू मच एक्सटेंट तक एक्सपोज किया जाए तो ये भी कैंसर कॉज कर देंगी। तो हम नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को बम्बार्ड करते हैं कॉन्स्टेंटली। पहले हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड करवा के ही आपको लिथोट्रिप्सी करवानी होती है, पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस करवाना होता है। आपको पता लग जाता है कि इशू कहाँ पे आ रहा है। किडनी फेलियर है, किसी उसके अलावा किसी डक्ट का फेलियर है जैसे कि यूरेटर है, या फिर हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर का मसला हो। तो नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को एक ही जगह पर फोकस किया जाता है जहां पर स्टोन्स होते हैं। आगे पीछे फोकस करेंगे कैंसर हो जाएगा, और अगर जहां पे स्टोन है उस पर भी ज्यादा एक्सपोजर किया जाएगा, उस पर भी चांसेस होते हैं कैंसर होने के। तो ये जो हमारे पास बम्बार्डमेंट नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स की, ये क्या करती है, ये जो किडनी स्टोन बड़े बड़े क्रिस्टल्स बने होते हैं मोटे मोटे, उनको ब्रेक डाउन कर देती है जस्ट लाइक द सैंड पीसीज। जिस तरह रेत के जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं उनमें तकसीम कर देती है। वो भी फिर जो है वो यूरिनरी के यूरिन के जरिए यूरिनरी सिस्टम से पास आउट हो जाते हैं, चाहे फिर वो किडनी के हों, यूरेटर के हों या फिर यूरिनरी ब्लैडर के हों। ये हमारे पास दूसरा पहला मेथड हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वीनियंट। उसके बाद है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब जो हमारा स्टमक है इसके साथ बिल्कुल इसके बिल्कुल लोअर में, थोड़े से लोअर में जाते हैं तो हमारे पास कैविटी आती है जिसको कहते हैं पेरिटोनियम। इस वजह से हम इसको कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। कैविटी क्या होता है? फ्री स्पेस होती है अराउंड द गट। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम डायलिसिस फ्लूइड को पंप कर देते हैं। अब यहाँ पर आपके जो पेरिटोनियम है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके कैपिलरीज भी होती हैं, आर्टरीज भी होती हैं, वेन्स भी होती हैं। अब जो फूड एक्सचेंज है और नाइट्रोजनस एक्सचेंज है वो ज्यादातर कैपिलरीज के अंदर होता है, क्योंकि कैपिलरीज के अंदर पोर्स होते हैं जहाँ से सारा ये एक्सचेंज होता है मटेरियल। तो पेरिटोनियम में डायलिसिस फ्लूइड को डाल दिया जाता है, कैपिलरीज से वहां ये डायलिसिस फ्लूइड क्या करता है, सारे नाइट्रोजनस वेस्टेज को एक्सट्रैक्ट कर लेता है।
और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम उसको रिमूव कर देते हैं। अब जो प्रोसीजर है पेरिटोनियल डायलिसिस का, ये हर रोज दोहराना पड़ता है और ये पेशेंट के लिए बड़ा नुकसानदेह, रोज उसको सुइयां लगा रहे हैं और अटेंडेंट के लिए भी ये अच्छा नहीं होता। जो घर वाले होते हैं वो भी बड़े उनको तकलीफ होती है इस अमर को देखते हुए। उसके बाद दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या है, हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस जो है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो है, आपको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, लेकिन ये कन्वीनियंट है, थोड़ा उससे बेहतर है पेरिटोनियल डायलिसिस से। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक डायलाटर होता है जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। इसके अंदर दो कैथेटर, दो ट्यूब्स निकलती हैं और अंदर इसके क्या होता है, हमारे पास इसकी रिंग्स होती है, प्लेट्स होती हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करता है। अब इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से ये बाहर इसके होता है डायलिसिस फ्लूइड, ये बाहर होता है डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस फ्लूइड यहाँ से जाता है, ये क्या करता है, ये बीच में से वेस्टेज एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जिस तरह पेरिटोनियम में कैपिलरी से एक्सट्रैक्ट करता है, यहाँ पे इस आर्टिफिशियल किडनी के अंदर डायलाइजर के अंदर एक्सट्रैक्ट करता है। एक साइड से ब्लड जाता है इम्प्योर, यहाँ पे वेस्टेज एब्जॉर्ब होकर इस साइड पे आ जाते हैं और दोबारा प्योर ब्लड जो है वापस रिटर्न हो जाता है हाथ के अंदर। हाथ से लगा रहे होते हैं दोनों ट्यूब्स को, दोनों कैथेटर्स को। तो इस तरह जो ब्लड प्यूरिफिकेशन की जाती है हेमोडायलिसिस में, क्लींसिंग की जाती है ब्लड की, साफ किया जाता है, उसमें से वेस्टेज निकाल लिए जाते हैं। और ये जो हेमोडायलिसिस है ये हफ्ते में 2 दिन जो है वो करवाना पड़ता है और ये इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, इतना तकलीफ देनी है जितना ज़्यादा पेरिटोनियल डायलिसिस है। अगर इन दोनों से भी हल नहीं हो रहा, इनसे भी नहीं हो रहा, ज़्यादा पानी पीने से भी, लिथोट्रिप्सी से भी और डायलिसिस करवा के भी नहीं हो रहा मसला हल, तो आखिरी हल फिर क्या है, किडनी ट्रांसप्लांट है। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या करते हैं, एक होता है हमारे पास डोनर और एक होता है हमारे पास रेसिपिएंट। अब जो रेसिपिएंट है उसकी किडनी डैमेज होती है, डोनर की और रेसिपिएंट की फिर टिश्यू ग्राफ्टिंग की जाती है। देखा जाता है कि आया इनके टिश्यूज मैच भी करते हैं कि नहीं करते। अगर हम क्रॉस मैच ना करवाएं तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो जाएगी कि हम किडनी तो लगा देंगे लेकिन उसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिस तरह हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले दोनों को क्रॉस मैच करते हैं कि दोनों के हमारे पास टाइप सेम है, अगर टाइप सेम ना हो तो फिर क्या हो जाता है, ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी हो जाता है। इसी तरह किडनी भी इनकम्पैटिबिलिटी शो करेगी, फंक्शन नहीं करेगी फिर अगर हम इम्प्लांट भी कर दें, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट, ये ट्रांसप्लांटेशन बहुत कॉस्टली होता है, हर आम बंदा जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। गरीब बंदे वैसे इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर सबसे पहले जो क्रॉस मैच किया जाता है, क्रॉस मैच करने के बाद ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। ट्रांसप्लांट करने के बाद बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, टिश्यू रिजेक्शन, हो सकता है किडनी फंक्शन न कर पाए या इन्फेक्शन हो जाए जहाँ आपकी किडनी साइड्स पे। तो किडनी की जो एवरेज लाइफ है वो 15 ईयर्स होती है, उसके बाद आपको दोबारा किडनी जो रिप्लेस करवानी पड़ सकती है। तो ये हमने देखा किडनी स्टोन्स, उनका इंट्रोडक्शन, उनके ट्रीटमेंट्स, और ट्रीटमेंट्स में हमने क्या देखा, वाटर का प्लेंटी ऑफ यूज है, उससे भी रिमूव कर सकते हैं। उसके अलावा जो लिथोट्रिप्सी है, पेरिटोनियल डायलिसिस, हेमोडायलिसिस और एंड स्टेज जो ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट, दैट इज टू मच कॉस्टली। होप सो यू हैव लाइक द वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट।